Hello students, I am Rajat Chaube and today I will teach you electricity in single shot. तो पहले अपन देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो है वो कितना जल्दी या कितना स्लोली फ्लो कर रहा है। अगर चार्ज जल्दी फ्लो कर रहा है इसका मतलब करंट ज्यादा है, और अगर चार्ज स्लोली फ्लो कर रहा है इसका मतलब करंट कम है। ठीक है, तो करंट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, Q अपॉन T, वेयर I इज करंट, Q इज चार्ज, T इज टाइम। तो SI यूनिट क्या होगा करंट का, एम्पियर। अब यहां जो एक वर्ड यूज हुआ है SI का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ SI इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। दैट मींस करंट का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, एम्पियर होगा, चार्ज का यूनिट कूलम होगा, टाइम का यूनिट सेकंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आपको समझना है चार्ज क्या होता है। तो चार्ज क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी बॉडी में जो चार्ज है उसको अपन कैसे बताएंगे, उसको अपन बताएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, कि उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 20 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 15 इलेक्ट्रॉन है। पर ऐसा कभी नहीं होगा कि उसमें 1.5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चार्ज जो है फ्रैक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन में नहीं होगा, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। तो उसके लिए एक टर्म यूज किया गया जिसको अपन बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, दैट इट स्टेट्स दैट Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। इसका मतलब जो चार्ज है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में होगा। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, Q इज इक्वल्स टू NE। Q की वैल्यू आपको देकर रखा है 1, N हमें फाइंड करना है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मालूम है दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम। अब ये मल्टीप्लीकेशन में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड, सो वैल्यू ऑफ N विल बी 1 इंटू 1.6 10 रेज टू माइनस 19। फिर सिंपल कैलकुलेशन होगा, 10 टू द पावर माइनस 19 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ N विल बी 6.25 into 10 to the power 18. That means this much electrons are present in 1 coulomb charge. ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। इंफिनिटी पे कोई टेस्ट चार्ज रखा है, उसको कहां लेके आना है अपन को, किसी भी एक पॉइंट पे। उस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट। वर्क डन का यूनिट जूल, और चार्ज का यूनिट आपने अभी देखा दैट इज कूलम। अब इसमें एक टर्म यूज होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में बेसिक सा डिफरेंस है, बस बिल्कुल छोटा सा। इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है दूसरे पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन होगा उसको अपन बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, इन्फिनिटी से अपन एक पॉइंट पे ला रहे थे चार्ज को। ठीक है, तो करंट, चार्ज और पोटेंशियल तीनों चीजें क्लियर। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट। मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है उसको रोकने का जो काम करेगा वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा रो L अपॉन A, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, L इज लेंथ एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझना है क्या होता है, क्योंकि लेंथ तो सिंपल है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रो रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल का, A विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसमें जो एरिया लिया जाएगा वो एरिया होगा सर्किल का, सिलेंडर का नहीं लेंगे। जैसे अगर सिलेंड्रिकल वायर आपने लिया है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी कंसीडर्ड फॉर द एरिया ऑफ सर्किल, दैट मींस पाई आर स्क्वायर। इसका 2 पाई आर जो सीए से होता है वो नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि जो करंट है वो सर्कुलर पार्ट से मूव कर रहा है, पूरे सिलेंडर से बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अब आते हैं अपन फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो फर्स्ट फैक्टर फॉर्मूले में आपको दिख रहा है लेंथ, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्हाई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिकॉज इट इज इन द डिनोमिनेटर, so it is inversely proportional. Next is material, that is
रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लास्ट इज टेम्परेचर। अब ये फॉर्मूले में नहीं, पर इस पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको आपको कैसे समझना है कि कोई भी कंडक्टर है, उसमें कंडक्टर को कंडक्टर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मूव करने लगेंगे और वो कोलाइड करेंगे, ठीक है। और जब इसमें अपन बैटरी लगाएंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगना चाहिए। बट अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उनमें रैंडम मोशन ज्यादा होगा, तो वो इजीली मूव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब इस फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन कंसेप्चुअल टाइप पूछा जाता है कि व्हाट विल हैपन इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस बाय स्ट्रेचिंग और इट इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ। जब अपन किसी भी कंडक्टर को, सपोज यही एक अपन ने वायर ले लिया, इसको आपने स्ट्रेच करके डबल किया लेंथ, तो जब अपन स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ तो इंक्रीज होगा ही, एरिया कम हो जाएगा। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हो, रबर बैंड का एग्जांपल। अगर आप रबर बैंड को स्ट्रेच करोगे तो रबर बैंड का लेंथ तो बढ़ेगा और उसकी थिकनेस जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपन को सर्कल का लेना था और सर्कुलर एरिया कम हो गया, तो एरिया कम होगा तो एरिया के क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर अपन एरिया कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसमें L कितना रखेंगे? 2L, और एरिया हो जाएगा हाफ, सो इट विल बी 2L अपॉन ए बाय 2। ये 2 सबसे नीचे है, वो सबसे ऊपर, सो 4 टाइम्स रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा अगर आप लेंथ को स्ट्रेच करके इंक्रीज करोगे, ठीक है। तो आपने डबल किया तो 4 टाइम्स, ट्रिपल करते अगर आप लेंथ तो 9 टाइम्स इंक्रीज होगा। मतलब n टाइम्स अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो तो वो उसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट मींस n स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल दैट मींस रेजिस्टिविटी, एंड देयर इज वन मोर टर्म दैट इज टेम्परेचर। Now coming to next, that is Ohm's law. So what is Ohm's law? So under similar physical condition, the current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference. इसको आपको समझना है। Current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference. But जब अपन न्यूमेरिकल यूज करते हैं या न्यूमेरिकल में फॉर्मूला यूज करते हैं तो V किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के। तो आप लिखोगे V प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल्स टू RI। लेकिन स्टेटमेंट में आपने उल्टा लिखोगे। स्टेटमेंट में अपन ने लिखा है I प्रोपोर्शनल टू V, तो ये होना चाहिए था I इज इक्वल्स टू RV, बट ये फॉर्मूला सही नहीं है ना, अपन इसको यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो यहां एक प्रोपोर्शनल साइन हटने के बाद एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट आया, बट उस कांस्टेंट को नेम दिया गया कंडक्टेंस, विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसीलिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं V इक्वल्स टू RI यूज करते हैं या IR यूज करते हैं, ठीक है। वेयर R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो ओम ने क्या किया? 2 कैटेगरी में कंडक्टर को डिवाइड किया, एक ओमिक और एक नॉन ओमिक। ओमिक कंडक्टर क्या होंगे? जो VI कैरेक्टरिस्टिक जिसका अपन ड्रॉ करेंगे या VI ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन देगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मतलब इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होता है? इसका फॉर्मूला आप लोगों के लिए नया है तो थोड़ा लिख लेना आप लोग, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मतलब चेंज इन y कोऑर्डिनेट एंड चेंज इन x कोऑर्डिनेट। सपोज दिस इज x2 y2 एंड दिस इज x1 y1, तो जो इनका रेशियो होगा दैट मींस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस विल बी द स्लोप एंड द स्लोप ऑफ दिस कर्व विल गिव यू द रेजिस्टेंस। और ये स्लोप थ्रू आउट द कर्व सेम होगा, आप कहीं भी स्लोप निकालो सेम आएगा, दैट मींस रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो वो कंडक्टर कैसा कहलाएगा? ओमिक। और इसमें जो रेजिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, दैट मींस स्लोप इक्वल नहीं आएगा, सो इट इज नोन एज नॉन ओमिक। तो ओमिक
जिसमें स्ट्रेट लाइन कर्व होगा, स्लोप कांस्टेंट, दैट मींस रेजिस्टेंस कांस्टेंट। नॉन ओमिक स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब आप कंडक्टर्स को कैसे कनेक्ट कर रहे हो। तो दो टाइप के कॉम्बिनेशन है, सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको जो समझना है वो ये है कि सेम चीज जो क्या रहेगी, मतलब कांस्टेंट क्या रहेगा। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल बी द कांस्टेंट टर्म। तो करंट जो होगा वो तीनों रजिस्टर पर सेम ही रहेगा। तो आप लिखोगे V विल बी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों लिखा आपने। इसका आंसर आपको 12th क्लास में मिलेगा, बट अभी हम आपको लॉ बता देते हैं, दैट इज नोन एज किर्चॉफ लूप रूल। ठीक है, तो किर्चॉफ ने जो लॉ दिया था वो ये था कि जो सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द लूप विल बी इक्वल्स टू द एक्सटर्नल ईएमएफ, दैट इज द किर्चॉफ लॉ। सो V will be equals to V1 plus V2 plus V3 from Ohm's law we know that V equals to IR। तो आप क्या लिखोगे, IRS। S क्यों लिखा हमने, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट किया हमने। सो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हो। सो इट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I cancel, so net resistance will be R1 plus R2 plus R3। मतलब सिंपल एडिशन हो रहा है। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस विल बी R1 plus R2 plus R3। अब इसमें जो आपको नोटिस करना है कि जो रेजिस्टेंस अगर आपने सपोज 10 ले लिया, 15 ले लिया, 20 ले लिया, तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो 20 से ग्रेटर ही आएगा। तो इसमें एक पॉइंट डाल के आप लिखोगे कि the net resistance is larger than the largest। तो जो इन तीनों में जो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस था उससे भी लार्जर आएगा जो आपका नेट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अब आते हैं अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कांस्टेंट टर्म होगा दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। यहां करंट डिफरेंट है, तो इसमें आप लिखोगे I will be equals to I1 प्लस I2 प्लस I3। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों लिखा, अगेन किर्चॉफ लॉ एंड दैट इज नोन एज किर्चॉफ जंक्शन रूल, दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट विल बी जीरो। दैट इट मींस कि इनकमिंग करंट जो होगा वो आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा। जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाएगा। ठीक है, किसी भी जंक्शन पर। सो दिस इज द जंक्शन, I will be equals to I1 plus I2 plus I3। Again by Ohm's law we know that V equals to IR, तो I will be V upon R। तो हम लिखेंगे V upon R। यहां क्या लिख देंगे P। Why? Because the combination is parallel combination। So V upon R1, V upon R2 and V upon R3। V आप कॉमन ले लोगे तो ये क्या बचेगा, 1 upon R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1 अपॉन R3। तो V से V हो जाएगा कैंसिल। सो 1 अपॉन RP विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब इसमें आपको क्या समझना है, जैसे इसमें क्या था, लार्जर देन द लार्जेस्ट, नेट रेजिस्टेंस विल बी लार्जर देन द लार्जेस्ट। इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप ये ले लेते हो 10, 15, 20, तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो स्मॉलेस्ट से कम आएगा। दैट मींस नेट रेजिस्टेंस विल बी स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट। तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो 10 से तो कम होगा। ठीक है, जो भी आएगा 10 से कम होगा। क्लियर। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या सेम, करंट सेम। पैरेलल में क्या सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल ने क्या बोला, जूल ने बोला कि जो हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। अब करंट के कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा,
तो उसने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो एक्सप्रेशन में अपन क्या लिखेंगे, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो उसको कंबाइन कर दिया। अब यहाँ आपको एक छोटा सा डाउट आ सकता है कि सर यहाँ तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आना था, है ना, तो कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आना चाहिए था, बट यहाँ नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखा तो जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 1, क्योंकि ये जो हीट था वो इसके प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा था, तो कांस्टेंट हम कितना ले लेंगे, 1। जैसे आपने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था, F प्रोपोर्शनल टू ma आता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो यहां भी आप लिखते थे F इज इक्वल्स टू kma, बट हम k की वैल्यू अगेन कितना ले लेते थे, 1, तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाता था, ma। सिमिलर लॉजिक से H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R T। H इज हीट एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, तो हीट का भी कितना होगा, जूल। I का यूनिट आपको मालूम है, R मालूम है, T मालूम, ठीक है। नेक्स्ट इज पावर। पावर क्या होता है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क और फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, बिकॉज वर्क एंड एनर्जी बोथ आर सिमिलर थिंग्स। तो पावर हो जाएगा एनर्जी अपॉन टाइम। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट, ठीक है। एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल, टाइम पता है सेकंड। इसका एक और फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू VI। इसको अपन रेजिस्टेंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि आपको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मालूम है V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, so P will be IR into I, so another formula will be I square R, ठीक है। और अगर आपको I हटाना है तो आप इसको क्या लिखोगे, P is equals to V, I को आप क्या लिख सकते हो, V upon R, so it will be V square upon R. So there will be three formulas of power, VI, I square R and V square upon R. Clear? Now next is the commercial unit of power. Commercial unit क्या होता है, horse power. So 1 horse power is equals to 746 watt. तो 1 horse power में कितने watt होंगे, 746. Next there are some devices which we use in this chapter, that is galvanometer, ammeter and voltmeter. तो galvanometer is just like a tester, जो अपन टेस्टर करंट टेस्ट करते हैं कि लाइट जल जाए तो उसमें करंट है, नहीं जले तो उसमें करंट नहीं है। तो ऐसे गैल्वेनोमीटर यूज होता है, वो डिफ्लेक्शन शो करता है। अगर इसमें डिफ्लेक्शन आ गया दैट मींस करंट है उस सर्किट में, नहीं आया तो नहीं। इसके दो सिंबल हैं, जीबी लिखा हो सकता है और हो सकता है एरो भी बना, ठीक है। दोनों ही सिंबल किसके हैं, गैल्वेनोमीटर। यहां मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको लिख देते हैं इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट, जबकि ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं करेगा, डिटेक्ट करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज ammeter. So ammeter is a device which is used to measure current. So this will measure the current. Which device, ammeter. और इसको कैसे कनेक्ट करते हैं अपन, सीरीज में। और आइडियल अमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा इट विल बी 0, ठीक है, क्योंकि अगर इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा तो ये करंट कम कर देगा, ठीक है। बट ये आइडियल केस है तो इसीलिए आइडियल होता ही नहीं है कुछ, तो इसका रेजिस्टेंस 0 माना जाता है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ये देखो आप, इसमें जो सीरीज में लगा है वो पता कैसे करते हैं, ठीक है। तो जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, और ये नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए, और ये इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, तब अपन बोलेंगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो अमीटर सीरीज में कैसे होगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अमीटर, देन ओनली इट विल सेड टू बी अ सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? अब आता है अपन वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। क्लियर? अब इसको अपन पैरेलल में लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब आपने सीरीज देखा था, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव से ही कनेक्ट होगा, तब ये कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो तीनों डिवाइस क्लियर हो गए। अब ये चैप्टर को अपन थोड़ा समराइज कर देते हैं, कितना था, इतना ही है ये चैप्टर। इजी चैप्टर है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको इसमें, बस सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, इसी पर बेस्ड होंगे।
पहला टॉपिक आपने क्या पढ़ा? करंट, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक चार्ज, और तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये डेफिनेशन बेसिस पे हो गया। फिर आपने पढ़ा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? किस किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मटेरियल, दैट मींस रेजिस्टिविटी, एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर फॉर्मूले में नहीं है, बट आपको वो ध्यान रखना है, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस के बाद आया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल। नाउ नेक्स्ट, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद आपने देखा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मतलब पहले देखा था ओम्स लॉ, फिर उसके बाद सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, then galvanometer, ammeter and voltmeter. These are the three devices that you have to learn. So that's all about this chapter. Okay.